नमस्कार। खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम ऐसी खबरों की बात करते हैं जिन्होंने दिन भर बटोरी है सुर्खियां और जिनको हमारे संवाददाताओं ने दिन भर ट्रैक किया है। तो आज इस अंक में बात होगी संसद की कार्रवाई की। 19 राज्यसभा सदस्यों के निलंबन पर बात करेंगे अपने संवाददाताओं। उसके साथ ही साथ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर भी चर्चा करेंगे और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी के दूसरे दौर की बातचीत पर भी चर्चा होगी अपने संवाददाता के साथ में। सबसे पहले बात करेंगे संसद की कार्रवाई की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की है। उपसभापति ने नियम 256 के तहत 19 राज्यसभा सांसद निलंबित कर दिए हैं। उपसभापति ने सांसदों को सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी करने के लिए कदाचार के लिए सप्ताह के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले सांसदों में 7 सांसद टीएमसी के हैं, डीएमके के 6 सांसद हैं, टीआरएस के 3 सांसद हैं, सीपीएम के 2 और सीपीआई के 1 सांसद शामिल हैं इस निलंबन में। निलंबित होने वाले सांसदों में सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता क्षेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, नदीमुल हक, एम अब्दुल्ला, एल यादव, ए रहीम, गिरिराजम, के कनिमोजी और एन.बी. सोमू के नाम प्रमुख हैं। The question is that the House had taken a serious note of the misconduct of the Sushmita Sen ji, Mausam Dev ji, Sushmita Dev ji, Mausam Noor ji, Santa Chhetri ji, Dola Sen ji, Santanu Sen ji, A.R. ji, Nadimul Haq ji, एम अब्दुल्ला जी, एल यादव जी, ए रहीम, बदीराजू कलम जी, गिरिराजन, प्लीज who have entered the NR Elango, V Sivdasan, M Samukham, Damo Sandosh Kumar P, who have entered the veil of the House and have been continuously shouting slogans, thereby disrupting the proceedings of the House in utter disregard to the authority of the Chair, and having been named by the Chair, resolves that the above mentioned members, that is, mentioned to be suspended from the services of the Council for the remainder of this week under the Rule 256. No amendment, adjournment or debate is allowed under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. और राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निलंबित सांसदों पर दुख जताया है। पीयूष गोयल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना से संक्रमित हैं। जैसे ही वो ठीक होकर आएंगी हम महंगाई पर चर्चा करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि हालांकि लेकिन विपक्ष का ये व्यवहार अस्वीकार्य है। आज बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम माननीय वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कोविड हुआ था। जैसे ही वो वापस सदन की कार्रवाई में आएंगी तब इस विषय पे चर्चा होगी। हम पुनः एक बार आश्वस्त करते हैं कि इस विषय पे चर्चा शेड्यूल होगी जैसे ही वित्त मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष से सवाल किया कि आखिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्यों के निलंबन की कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने उनसे विशेष बातचीत की। जिस तरीके से सदन के अंदर जो हंगामा हो रहा है, कल भी उन लोगों को निलंबित किया गया और आज राज्यसभा में 19 सदस्यों को निलंबित किया गया है। विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है, क्या उनकी सोच मानते हैं आप? मैं जो लोग सदन की कार्रवाई में विघ्न पैदा करते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं, नियम के अनुसार चेयरमैन
या स्पीकर राज्यसभा और लोकसभा के उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आखिरकार ये लोग क्यों नहीं चर्चा में भाग लेना चाहते? मुद्दाहीन, तर्कहीन हो चुके हैं, जनता से जुड़ी बातों को नहीं उठाना चाहते, केवल गांधी परिवार तक कुछ लोग सीमित हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि गांधी परिवार की जांच हो। आखिरकार भ्रष्टाचार की जांच क्यों ना हो? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। अंतर इतना है। एक बात और कि कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन करके ये दिखाना चाह रही है कि उनके साथ गलत हो रहा है, इसमें सही पक्ष क्या है? देखिए, सही देश के सामने है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको छिपाने के लिए लगातार दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, जांच करेंगी। और मैं चाहूँगा कांग्रेस के सांसद सदन में आएँ और चर्चा में भाग लें, भागे नहीं। जो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो नियमों के अनुसार की गई है। तो हमने बात की केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से, जिन्होंने साफ कहा कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ हंगामा चाहती है और सड़क पर शोर शराबा। कैमरामैन राकेश के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही और इससे पहले संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों के वेल में आने, तख्तियां लहराने को लेकर आसन की ओर से कई बार चेतावनी दी गई, कई बार ताकीद की गई। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही में भी बाधा आई। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पहले सुबह 11:45 तक और बाद में फिर पूरे दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को नसीहत दी। बिरला ने कहा कि संसद नारेबाजी के लिए नहीं, चर्चा और संवाद के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सदस्य पर कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन में तख्तियां और नारेबाजी की भी नहीं देखना चाहता। स्पीकर बिरला ने कहा कि देश की जनता आपके हाथों में तख्तियां नहीं देखना चाहती। आप सब माननीय हैं। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। देश की जनता देख रही है। मर्यादा बनाए रखें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका सदन है, आप सदन में चर्चा करें, संवाद करें, सहमति असहमति व्यक्त करें। हम सदन के अंदर मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये सदन तख्तियां लेकर आने के लिए नहीं है। ये सदन चर्चा संवाद के लिए। देश की जनता आपको सदन में आकर तख्तियां नहीं देखना चाहती। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आप विराजे अपनी अपनी सीट पर। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार मौजूद है। ऋषि, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि लोगों को दुख भी है, जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं उन्होंने इस पर दुख भी जताया है, लेकिन इतनी घोर अनुशासनहीनता और जो सदन के तमाम मानक हैं उनका उल्लंघन करना और इस वजह से इतनी कठोर कार्रवाई आज देखनी पड़ी राज्यसभा में, जिस तरह से कल लोकसभा में देखी गई थी। बिल्कुल, देखिए निखिल, जहां तक संसद की कार्यवाही का अगर हम अब तक 2 सप्ताह का विश्लेषण करें तो कामकाज काफी हद तक प्रभावित हुआ है। और उसमें सिर्फ एक ही वजह है कि विपक्ष द्वारा जो हंगामा लगातार किया जा रहा है, शोर शराबा किया जा रहा है। सरकार के तमाम बिल है, 32 से 34 बिल करीब करीब सरकार ने प्लान किए हैं इस मानसून सत्र के दौरान उनको पारित कराने के लिए। लेकिन अगर हम देखें विधायी कार्यों के अनुसार जो कामकाज होना चाहिए, जिस अनुसार उसका काफी हद तक उस पर असर पड़ा है। इसको सरकार की तरफ से पहले तमाम प्रयास किए गए। सदन की शुरुआत में ही कह दिया गया चलने से पहले कि ऑल पार्टी मीटिंग में कि आप जिस मुद्दे पर चर्चा चाहेंगे उस पर चर्चा होगी। और अब इस पूरे मसले पर सिर्फ नियमों का हवाला देकर आप शोर शराबा और हंगामा करें। जो मुद्दे जिन पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है उस पर चर्चा न करें। और इसको लेकर जो चेयर की तरफ से बार बार चेतावनी दिया जाना, इस बात का संकेत है कि काफी प्रयास किए गए, तब जाकर जब नियमों के अनुसार जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है तब इस तरीके की कार्यवाही की जाती है। पहले सदस्यों का नाम लिया जाता है, क्या वेल में आए हैं, आगाह किया जाता है और आगाह करने के बाद जब ये आगाह की प्रक्रिया भी 3-4 दिनों से लगातार चल रही है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन राज्यसभा में जो आज कड़ी कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर से
ट्रेजरी बेंचेस ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया है। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विपक्षी सांसद हमारे साथ बैठें, चर्चा करें, लेकिन जो चेयर अगर उसकी अवमानना या इस तरीके की घटनाएं होती हैं, आज हम देख रहे थे कि किसी ने चेयर के ऊपर आज एक कागज भी फेंक दिया था। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, चेयर ने जब पूछा कि ये किसने किया है, उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। ये जो चीजें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जिसको कि स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब वो होने लगती हैं तभी इस तरीके की कार्यवाहियां होती हैं और नियमों के अनुसार कार्यवाहियां हैं। आपने देखा कि यहाँ पर अनुराग सिंह ठाकुर और जो अन्य मंत्री हैं उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कि हम चाहते हैं कि वो सदन में रहें और चर्चा करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी अगर हम लोकसभा की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर की चर्चा इस समय चल रही है। संभवतः बिल अभी पारित भी हो जाए, जिसमें कि आपका जो कुटुंब न्यायालय से संबंधित संशोधन विधेयक है वो इस समय लोकसभा में जी राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, राज्यसभा की बात करें, किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए कि सदन चल सके, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सदन चले, चर्चा हो, सार्थक सकारात्मक चर्चा हो और जो तमाम बिल हैं, जो तमाम मुद्दे हैं वो देश के सामने आने चाहिए। देखिए, जहां तक राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा निश्चित तौर से अपर हाउस है जहां पर अलग अलग व्यवहार, खासतौर से एक उच्च स्तरीय व्यवहार की ज्यादातर वहां पर उम्मीदें की जाती हैं और इसको चेयर भी हमेशा एड्रेस करती रहती है। लेकिन आज ये कार्यवाही हुई जिसका कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में एक दुखद अध्याय के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि चेयर नहीं चाहती कि ऐसा प्रयास किया जाए कि किसी भी सदस्य को निलंबित किया जाए। अब इसमें देखना ये होगा, क्योंकि ये कार्यवाही सिर्फ बचे हुए सप्ताह के समय के लिए की गई है, यानी कि उसमें भी चेयर ने काफी गुंजाइश रखी है कि बचे हुए जो समय है, जो मानसून सत्र का जो समय है, अगर हम इस सप्ताह पूरी तरीके से कामकाज नहीं आगे बढ़ा पाते हैं सुचारू रूप से, तो कम से कम इससे अगले सप्ताह पूरी गुंजाइश है। और इसी वजह से चेयर ने उनको बाकी बचे हुए सत्र के काल के लिए नहीं, बल्कि इसी सप्ताह के लिए, यानी कि आज मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि सिर्फ 3 दिन के लिए उनको किया गया। अगर हम टेक्निकली देखें तो ये 3 दिन के लिए है। तो ऐसी स्थिति में चेयर ने भी गुंजाइश रखी है और ट्रेजरी बेंचेस तो चाहते ही हैं कि चर्चा हो। अब देखना होगा कि अब से लेकर कल तक क्या कोई फ्लोर मैनेजमेंट या सरकार की तरफ से या विपक्ष में आपस में कोई मंत्रणा होती है जिससे कि सदन को आगे चलाए जाने की प्रक्रिया को मजबूती मिले। जी चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि सदन आगे सुचारू रूप से चल सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में क्या कुछ हो रहा है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक ऑप्शन है, इससे कमीशन बच जाता है। अरे यार जस्सी, मुझे बताना। डायरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फायदा है। सही है। तेरी इतना भारी बैग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश में तेज इंटरनेट स्पीड के नए दौर की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है। डिजिटल क्रांति के नए चरण में प्रवेश करने के लिए जरूरी 5G नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस प्रक्रिया में 4 कंपनियां बोली लगाएंगी। इस दौरान 4,30,000 करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस भी बोली लगाने वाली है। देश में 5G सेवाएं शुरू होने से अत्यधिक तीव्र गति वाली इंटरनेट सेवाएं देने का रास्ता साफ हो जाएगा। मौजूदा 4G सेवाओं की तुलना में 5G सेवा करीब 10 गुना तेज होगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा मौजूद हैं। लेकिन अजय से बातचीत करने से पहले एक बार हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझेंगे अजय मिश्रा से कि 5G स्पेक्ट्रम के आने से कितना कुछ अंतर आएगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स में बैटिंग की तरह टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। गलत। बैटिंग के लिए टाइमिंग सही है। म्यूचुअल फंड्स के लिए टाइम स्पेंड इन मार्केट बिल्कुल सही है। मतलब जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करेगा फायदा होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। एकदम सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अजय मिश्रा हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना समझना चाहेंगे
कि ये जो 1G फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 5th जनरेशन तक की अगर बात करें, क्या कुछ परिवर्तन आने जा रहा है? क्योंकि तमाम लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि आखिर 5G आने से कितना परिवर्तन होगा और क्या कीमतों में भी परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि जब हम 1G की बात करते थे, जब केवल वॉइस कॉल संभव होती थी, तब कॉल्स कहीं महंगी हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत सस्ती हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी किसी भी तकनीक का डेमोक्रेटाइजेशन होता है और उसका केस यूसेज बढ़ता है तो फिर उसकी जो कीमतें हैं वो कम होने लगती हैं। आपने शुरुआत में देखा था टेलीकॉम प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी कॉल्स वॉइस के, और आज ये देखिए भारत की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा देने वाला टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला देश बन चुका है। जहाँ तक 5G की बात है तो जिस तरह से आप देखते हैं कि आपके ही खुद न्यूज़ रूम में अगर आप वाईफाई शेयर करते हैं और 50-100 लोग न्यूज़ रूम में आकर के उसी वाईफाई के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है, आपको दिक्कत होती है। अपने मोबाइल के ज़रिए अगर आप बात कर रहे हैं, साथ में कुछ और शेयर करना चाहते हैं, मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप कोई स्लाइड शेयर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी ग्लिचेस का सामना करना पड़ता है। ये सारी जो परेशानियाँ हैं कम्युनिकेशन, जो हाई एंड कम्युनिकेशंस को लेकर के जो परेशानियाँ अभी हो रही हैं वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी 5G के आने के बाद, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ तक कीमतों की बात है तो पहली बात तो ये कि सॉफ्टवेयर पूरी जो टेक्नोलॉजी है पूरा गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि आपको नए हार्डवेयर सिस्टम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आपको मोबाइल के जरिए अगर आप 5G तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 5G मोबाइल हैंडसेट के ऊपर अपग्रेड करना पड़ेगा। वो थोड़ी सी महंगी हो सकता है 10,000 रुपये से आपको अपग्रेड करके 15,000 रुपये वाले मोबाइल सेट पे जाना पड़े। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि 5G का इस्तेमाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी जो मशीनें आपस में बात करेंगी उसमें इस्तेमाल होगा। तो हाई एंड 3D प्रिंटिंग हो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री 4.0 हो, बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करें, कंप्यूटर जो क्लाउड एनालिसिस होती है उसकी बात करें, उससे बहुत सी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है उसका किस तरह से आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल उसका कितना बेहतर कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ई हेल्थ सर्विसेज को पहुँचाने के लिए, एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग का एक बहुत बड़ा बाजार है, 3 लाख करोड़ रुपए का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे केस यूसेज हैं। तो 5G मुझे लगता है कि 5G के साथ साथ जो 4G तकनीक है वो भी कोएग्जिस्ट करेगी, लेकिन एक नए डिजिटल क्रांति की तो शुरुआत होने ही जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च 2023 तक पूरे देश में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। शायद दिसंबर तक आपको बड़ी मेट्रो शहरों में इसकी योजना मिले और हो सकता है कि 15 अगस्त को फॉर्मल लॉन्च के तौर पर प्रधानमंत्री देश को इसकी सौगात दें। जी, आज रेस में 4 कंपनियां नजर आ रही थी। कब तक ये सारी चीजें जो बिड्स हैं ये कब तक फाइनल हो जाएगी, कब तक इसको समझना चाहिए? तो जो नीलामी की प्रक्रिया है वो जुलाई के अंत तक पहले ही बता दिया गया है, खत्म कर दी जाएगी। हो सकता है स्पेक्ट्रम का आवंटन अगस्त के अंत तक हो और उसके बाद जिन लोगों ने टेस्टिंग कर ली है कंपनियों, मिसाल के तौर पर एयरटेल ने कहा है कि उन्होंने कोलकाता में 5G की टेस्टिंग रूरल टेलीफोनी के लिए कर लिया है और उनका प्रयोग सफल रहा है, तो उनको कुछ समय मिलेगा। शायद दिसंबर के अंत तक ये जो सेवाएं हैं मेट्रो शहरों में आपको देखने को आसानी से मिल सकती हैं। तो ये देखना होगा कि ये जो शायद बड़े शहर हैं उसमें 5G टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द 4G टेक्नोलॉजी जहाँ पे सप्लीमेंट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर ऑफिशियल यूज़ के लिए हो सकता है शुरुआत में 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, पर मुझे लगता है कि सरकार 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए बहुत सबसे बड़े प्लेयर के रूप में उभरे, क्योंकि डिजिटल ई गवर्नेंस जो है सरकार का बहुत बड़ा फोकस है और इंडस्ट्री 4.0 में भारत पीछे नहीं रहना चाहता है। बहुत सारे देशों में 5G सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप्स का आह्वान किया था, स्टार्टअप जो 5G की टेस्टिंग है उसमें हिस्सा लेने के लिए। तो एक जो स्टार्टअप कल्चर है, दूसरा डिजिटल ई गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग के लिए जो हम डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं गांव तक पहुंचने के लिए और कंज्यूमर सिटीजन्स तक पहुंचने के लिए, उसमें सरकार शायद 5G सेवाओं का इस्तेमाल कर सकती है। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कंपटीशन कैसे इन कंपनीज के बीच में बढ़ता है, क्या ये प्राइस एफिशिएंट होंगी या फिर कुछ कीमतें स्पेशल प्रीमियम कीमतें चुकानी पड़ेंगी जो ग्राहक 5G इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर ये केवल हाई एंड इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए होंगी। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन गेम तो चेंज होने जा रहा है, पूरे गेम चेंज होने जा रहा है। एक सवाल बहुत संक्षेप में, आपने कहा 4G और 5G एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, क्या अपने फोन्स भी हमें 5G इस्तेमाल करने के लिए चेंज करने पड़ेंगे? तो अगर आप 5G सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल अपग्रेड करना पड़ेगा। थोड़ा सा महंगा मोबाइल हैंडसेट जो 5G एनेबल्ड हैं, क्योंकि तकनीक पूरी अलग है। ब्रॉडबैंड जो फ्रिक्वेंसी यूज़ की जा रही है 5G के लिए वो अलग है, स्पेक्ट्रम इसीलिए अलग से इसकी नीलामी की जा रही है। तो फिर आपको थोड़ा सा तो अपनी जेब ढीली करनी होगी अगर आप सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हार्डवेयर आपको अपग्रेड करना होगा उस केस में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अजय मिश्रा।
और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। हुई ना ड्रीम टीम? ये तो सच में ड्रीम टीम है यार। सही है ना? हाँ यार, कैसे सीख गए तू फाइनेंस के बारे में इतना सब? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले बीते गुरुवार को भी सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी। पहले दौर की पूछताछ 2 घंटे तक चली थी। आज उनसे दूसरे दौर की पूछताछ की जा रही है। आज उनसे 2 चरणों में पूछताछ की जा रही है। बीच में उन्हें लंच ब्रेक का वक्त दिया गया था। इससे पहले आज सुबह सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची थी। उनके साथ उनके पुत्र और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बेटी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा भी पहुंची थी। उधर ईडी जांच का विरोध कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सांसदों को विजय चौक से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल और अन्य कांग्रेस सांसद विजय चौक पर धरने पर बैठे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है। पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी विजय चौक के पास धरने पर बैठे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समक्ष पेश हुई और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर इस पूरे मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सत्याग्रह का नाटक कर रही है। कांग्रेस सत्याग्रह के नाम पर देश बंद करने का प्रयास कर रही है। आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें। दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। संबित पात्रा ने कहा कि 5000 करोड़ के गबन की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच से बौखला गया है। एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है। पार्थ चटर्जी, यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, सोनिया गांधी से आज दूसरे दौर की पूछताछ हुई, क्या कुछ पूछताछ हुई, क्या कुछ प्रश्न पूछे गए और क्या ये पूछताछ अभी भी जारी है? बिल्कुल निखिल, ये पूछताछ अभी भी जारी है। सुबह सोनिया गांधी 11 बजे के आसपास ईडी मुख्यालय पहुंची थी और वहां ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद 1 बजे के करीब, 2 बजे के करीब उनको लंच ब्रेक दिया गया। उसके बाद सोनिया गांधी गई और करीब 3-3:15 बजे सोनिया गांधी दोबारा प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंची और जहां पर उनसे जो पूछताछ है वो अभी भी चल रही है। जहां तक पूछताछ का प्रश्न है निखिल, मैं बता दूं, उनसे कई सारे भूमिका को लेकर सवाल पूछे गए। उनसे ये कहा गया कि जब आप कांग्रेस की प्रमुख थी, तमाम जो भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे एजीएल की बात करें या नेशनल हेराल्ड की बात करें, एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट सब कुछ आपके कंट्रोल में ही था, तो आखिर यंग इंडिया को बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? यंग इंडिया बनाने के बाद आप सबसे लास्ट में उसकी निदेशक बनी। उससे पहले आप अगर देखें तो तमाम लोग, चाहे सुमन दुबे हो, सैम पित्रोदा हो, मोतीलाल वोरा हो या ऑस्कर फर्नांडीज हो, फिर राहुल गांधी हो, तो सबसे आखिरी निदेशक आप बनी। तो उसके पीछे क्या कारण था? 10 जनपद में यंग इंडिया की जो बैठकें हुई थी, वो उनमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस हुई थी? और सबसे बड़ी बात है कि जो सेल कंपनियों के मार्फत यंग इंडिया को लोन मिला गया,
तो उसकी क्या जानकारी आपके पास थी? यंग इंडिया की बैठक कौन बुलाता था? इसके अलावा यंग इंडिया जो गैर कह सकते हैं कि लाभकारी संस्था थी, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल संस्था थी और लाभार्थी के तौर पर वो आम लोगों के लिए काम करने के लिए मकसद से बनाई गई थी। तो 12 साल के अंदर यंग इंडिया ने कोई काम क्यों नहीं किया जब वो गैर प्रॉफिटेबल संस्था थी? तो ये तमाम सवाल सोनिया गांधी से पूछे गए और सोनिया गांधी जो हमारी ईडी के अधिकारी उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि सोनिया गांधी ने पूरी तरीके से जवाब नहीं दिए हैं, क्योंकि जितनी भी सवाल जवाब हुए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। और इसके अलावा सोनिया गांधी से ये कहा भी गया है कि अगर आप पूछताछ में अनकंफर्टेबल हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं, आप जा भी सकती हैं, लेकिन पूछताछ लेकिन अभी भी उनके साथ चल रही है। ये कह सकते हैं कि दूसरे दौर की बातचीत है और कई सारे पहलुओं पर ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी से डिस्कस करना चाहते हैं, उनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। यही कारण है कि ये काफी महत्वपूर्ण इस समय पूछताछ चल रही है। जी, दूसरे दौर की बातचीत है और ये बातचीत अभी जारी है। कई पहलुओं पर ईडी के अधिकारी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। तो खबर पर नजर के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी। दोनों सदनों में सभापति ने जताई हंगामे पर नाराजगी। हंगामे के खिलाफ राज्यसभा से 19 सांसद निलंबित। संसद में आखिर क्यों हंगामे पर उतारू है विपक्ष, पूछेंगे सियासी दलों से सवाल। नेशनल